आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्लो जिंदगी। मेरे साथ है हरियाणा से एडवोकेट भाई देव लोहान जी और बाबा रामदास जी। आप दोनों को जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, देव भाई, पिछले दिनों ना एक बहुत ही ज्यादा दुखद घटना हुई है हरियाणा में। हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है बास। ऑफिशियली अभी देव भाई मुझे बता रहे थे कि वो कागजों में भी हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और वहां की जनसंख्या 18,000 के आसपास है। 18,000 तो वोट हैं, वोटर 18,000 वोट है, तो इसका मतलब कम से कम 25-26,000 जनसंख्या होगी या और ज्यादा भी हो सकती है। तो अपने आप में पूरा एक शहर है। वहां पे करतार पब्लिक स्कूल है, उसके प्रिंसिपल और मालिक थे जगबीर सिंह पन्नू। पिछले दिनों स्कूल के ही 4 स्टूडेंट्स ने उनकी हत्या कर। उनका कसूर बस इतना था कि उन बच्चों को, वो 12th के स्टूडेंट्स थे, सारे अभी माइनर थे, 18 वर्ष का उनमें से कोई भी नहीं है। उनको बस वो ये इतना कहते थे कि बेटा डिसिप्लिन में रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने अपने गेटअप पे, अपने हुलिये पे ध्यान दो। मतलब बाल वाल कटाने को, दाढ़ी वाड़ी कटा के रखने को कहते थे। उससे उन लड़काओं की भावना पे इतनी आहत हो गई कि उन सब ने प्लान करके, एक होता है ना कि गुस्से में, क्षणिक गुस्से में मैंने कोई काम कर दिया, एक होता है बाबा जी पूरा प्री प्लान्ड, कहाँ ले जाएंगे, उनके शेड्यूल को फॉलो किया गया, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उसमें एरिया सेलेक्ट किया गया कि किस एरिया में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। मतलब इतनी बारीकियों को प्लान किया गया और प्लान करने वाले 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स थे और उन्होंने चारों ने मिलके जगबीर भाई की हत्या की। बाबा जी, आपको याद है कि स्कूल आपने भी चलाया है, उस स्कूल में कुछ दिन मैं भी पढ़ा हूं और किस्से सुनने को मिलते हैं कि स्टूडेंट्स तो क्या, मास्टर लोग भी पिट जाते थे, 2-4 ठो गार्जियन भी पिटे हैं। देव भाई, आपको मेरी बात सुन के ये हंसी आ रही होगी कि क्या कह रहा हूं। हमारे लिए ये बड़ी, वो तो 3rd डिग्री वाली होती थी, एकदम उल्टा लटका के, खंभे से बांध के। पेरेंट्स भी पिटे हैं स्कूल में। हाँ, मैं जिस इलाके में रहता हूँ नन्हे भाई, वहां पर भी ये बातें बहुत साधारणतः आपको विजुअलाइज होगी। लेकिन अब तो जो सीबीएसई ने जो मापदंड और जो मानक बैठा दिए हैं, आप किसी स्टूडेंट को रे तक नहीं कर सकते, तू तक नहीं कह सकते, डांटना तो बहुत दूर की बात। उसमें ये जो घटना हुई है बाबा जी, मैं आपसे शुरू करूंगा कि आपको नहीं लगता कि समाज को अब जागना होगा? 16-16, 17-17 साल के नाबालिग बच्चे प्लान करके मर्डर कर रहे हैं और बहुत छोटी सी बात पे कि स्कूल के मालिक या प्रिंसिपल उनको कहते थे कि बेटा डिसिप्लिन में रहो और पढ़ाई कर लो। जी बाबा जी। देखिए, एक तो इस पूरे घटनाक्रम के 2 पहलू हैं। आपने कहा, नन्हे पहलवान ने बताया कि जिस जमाने में हम स्कूल चलाते थे ना नन्हे पहलवान, एक तो वो जमाना और था। हम स्कूल चलाते थे 1990 में, 1990 में। तब तक ये इंटरनेट का और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। हर आदमी के हाथ में फोन नहीं था, हर आदमी पत्रकार नहीं था, हर आदमी चैनल का मालिक नहीं था, पहली बात। और नन्हे पहलवान ने सही कहा कि हमारे स्कूल में तो बाकी स्कूलों में बालका की पिटाई होया करे, मेरे स्कूल में तो जी बालक भी पिटते हैं, मास्टर भी पिटे हैं और पेरेंट्स भी पिटे हैं। एक बार हमने बैठ के काउंट करा था, लोहान देव भाई, आपको विश्वास नहीं होगा, 7 या 8 पेरेंट पिटे थे कुछ 10 या 15 साल के करियर में। और पिटाई भी थोड़ी बहुत नहीं, पुलिस जैसे कूटती है वैसे कूटा था और स्कूल में बंद करके कूटा था। बहुत से लोगों को मेरी, पर हम जिस इलाके के रहने वाले हैं वहां ये आम बात है। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर कॉलेज है, उसको कर्रा कॉलेज बोलते हैं, साइंस का बीएससी एमएससी की क्लासेस है।
और वहां का जो पढ़ा हुआ लड़का है वो वाकई उसकी जिंदगी बन जाती है। स्पेशली अगर वो उसने बीएससी एमएससी केमिस्ट्री कर ली तो बीएससी करते ही आज के जमाने में 30-40 हजार की नौकरी गुजरात में मिल जाती है। वहां के जो मैनेजर साहब थे, ठाकुर साहब थे, कॉलेज के गेट पे खटिया डाल के बैठते थे, बगल में एक लाठी इधर रखते थे, एक रिवॉल्वर इस तरफ रखते थे, एक रिवॉल्वर इस तरफ रखते थे, वो खुद, और उनके साथ 2 गनमैन भी खड़े रहते थे। और किसी पूरे इलाके में किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती थी कि कॉलेज छोड़ दो। कॉलेज नहीं, अगर उस कॉलेज का स्टूडेंट 20 किलोमीटर तो अपने गांव में भी रहता था तो तमीज से रहता था। उनको पता था, गुरुजी मैनेजर थे उस कॉलेज के, अब तो नहीं रहे, अभी उनके बेटे मैनेजर हैं। तो उनको पता था कि गुरुजी लाठियों से पीटते थे, डंडे से नहीं पीटते थे, लठ। तो जब तक, अच्छा अब वहां पे थोड़ा डिसिप्लिन खराब हुआ है। क्यों? क्योंकि नए वाले जो मैनेजर साहब हैं वो लठ नहीं रखते अपने हाथ में, वो बेटा बेटा मान जाओ बेटा वाले आ गए, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है ना। खैर साहब, हम आई एम इन टू दिस प्रोफेशन फॉर द लास्ट 35 ईयर्स, 35 साल हमने बच्चों से यही काम किया। सर बात यह कि प्रिंसिपल का काम क्या है? डिसिप्लिन मेंटेन करना। जो, और प्रिंसिपल का नहीं, हर संस्था प्रमुख का एक ही काम है संस्था में, एक अच्छा लीडर बनना और डिसिप्लिन मेंटेन करना। और भैया अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना महंगा सौदा हो गया कि अब तो मर्डर हो रहे हैं प्रिंसिपलों के, तो प्रिंसिपल आखिर क्या करेगा? छोड़ देगा क्लास टीचर, क्या करेगा? छोड़ देगा, अपनी सिक्योरिटी कराओ। पर एक बात बता रहा हूं, जिन लोगों ने ये एटीट्यूड अपनाया वहां की संस्था खराब हो गई, डिसिप्लिन खराब हो गया। अभी आज सुबह जब मेरी देव भाई से इस विषय पे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो देव भाई ने एक बात कही है कि प्रिंसिपल जो है वो उन बालकों के पीछे पड़ा हुआ था। ये मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल का जो हैंडलिंग है स्टाफ को और बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ जो अप्रोच होती है ना हैंडलिंग की, वो भी कई बार गलत होती है। इसका भी मुझे बहुत जबरदस्त अनुभव है। मैं अभी बातचीत के क्रम में मैं आपको वो भी किस्सा सुनाऊंगा। मैंने भी महा उद्दंड, इतने उद्दंड कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे लड़कों को डील किया है कि पुलिस भी उनसे तंग आ जाएगी, और वो भी एकदम सीधे कर हो गए, मारपीट के, गाली दे के नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी। तो यहां पे दोनों गलतियां हो सकती हैं कि प्रिंसिपल साहब उन बच्चों को कायदे से हैंडल नहीं कर पाए। क्योंकि तब मेरा, देव भाई नन्हे पहलवान, आप इस बात के गवाह है कि मुझे अपने जीवन में आज तक कोई भी, मैं भी 10वीं 12वीं का ही मैनेजर रहा हूं, प्रिंसिपल रहा हूं, मैंने अपने जीवन में आज तक एक भी इनडिसिप्लिन्ड और उद्दंड लड़का नहीं देखा। औरों के लिए थे, मेरे सामने आते ही इतने सीधे हो गए, और मैंने आज तक किसी बच्चे को रे और तू भी नहीं कहने की जरूरत पड़ी। वो जो पिटाई वाला था वो तो स्कूली पिटाई थी। हाँ, जो असली उद्दंड बच्चे थे ना, उनको रे और तू नहीं बोलना पड़ा। पीटना और मारना और डांटना तो दूर की बात है, सिर्फ साइकोलॉजी होती है बच्चे को डील करने की। तो देव भाई आप अपना पक्ष रखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी प्रणाम, और सारे के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, और दैनिक अंगारा की तरफ से मैं यहाँ पर अपना पक्ष रखता हूँ। हमारा जो पक्ष है बाबा जी, हमें ना यकीनन तौर पर भावनाओं में बहकर है ना, हम कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर तो व्यक्तिगत दोष निकल कर सामने आ रहे हैं, और उन व्यक्तिगत दोषों में व्यक्ति ही दोषी है। अब बाबा जी, अगर किसी आदमी ने, मैं आप सबसे दर्शकों से भी पूछता हूँ कि अगर कोई जिहादी संगठन का आदमी
जिहाद करके बम फोड़ देता है, दिल्ली में फोड़ दिया, काबुल में फोड़ दिया, न्यूयॉर्क में फोड़ दिया, तो हम उसको ये तो नहीं कहते ना कि इसमें इसकी ही गलती थी। उसके पीछे एक विचारधारा थी, इस्लामिक जो विचारधारा हो सकती है, आईएसआईएस की विचारधारा हो सकती है, उसमें हम कहते हैं कि एक विचारधारा की पूरी गलती थी। एक नन्हा सा बच्चा है बाबा जी, इस बच्चे ने इसमें 9th क्लास, 10th क्लास, +1 और +2 4 क्लासों के बच्चे जो हैं वो शामिल रहे हैं और वो बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने तैयारी की है। कोई भी निर्णय एक दिन में नहीं होता बाबा जी। एक निर्णय लेने पर, वो भी इतना बड़ा लेवल का निर्णय लेने पर, बहुत लंबा वक्त लग जाता है। हमने डिसिप्लिन के एक ही रूप को डिसिप्लिन मान लिया है बाबा जी, जो है आर्मी डिसिप्लिन, कि अगर बच्चा बेल्ट लगा के आ रहा है तो ही डिसिप्लिन्ड है, अगर बच्चा टाई लगा के आ रहा है तो ही डिसिप्लिन्ड है, और बच्चा जो है ना वो डिसिप्लिन के एक ही, जैसे मैं कहूंगा वैसे चलेगा तो ही उसको डिसिप्लिन माना जाएगा। अब डिसिप्लिन जो है वो अनडिसिप्लिन्ड कुछ नहीं होता। अनडिसिप्लिन्ड का मतलब है कि ही इज फॉलोइंग आइदर वे ऑफ डिसिप्लिन, कि वो आपसे एक अलग जीवन का डिसिप्लिन अनुभव जो है वो करके चलता है। अब बहुत सारे लोग हमें कहते हैं, हमारे जितने भी कलाकार लोग हैं या जितने भी थोड़े से क्रिएटिविटी के लोग हैं, वो रात को लगभग 3 या 4 बजे तक जागते हैं, तो सुबह वो 11 बजे उठते हैं। अब जो आदमी सोएगा रात को 4 बजे, वो सुबह यकीनन तौर पर 4-10 बजे उठ पाएगा। अब उसको कई लोग कहते हैं कि तो अनडिसिप्लिन्ड है। मैं कहता हूँ ये अनडिसिप्लिन नहीं है, ये आइदर वे ऑफ डिसिप्लिन है। वो भी तो एक डिसिप्लिन है ना, जिस डिसिप्लिन में हम सो भी तो रात के सुबह के 4 बजे रहे हैं ना। लेकिन अगर कोई भी आदमी, खास तौर पर अध्यापक या प्रिंसिपल, अपनी ही नजरों से एक विद्यार्थी को बनाना शुरू कर देता है, तो वो उस विद्यार्थी की हत्या उसी दिन से करना शुरू कर देता है जिस दिन से विद्यार्थी उसके स्कूल में कदम रखता है। मेरा बहुत लंबा अनुभव इस मामले में रहा है। सुबह सुबह जब आप उठते हैं बाबा जी, सुबह सुबह, तो पूरे गांव के बीच की गली से आप निकल कर चले जाइए, आपको पूरे के पूरे गांव की बीच की गली में बच्चों के चित्कार सुनाई देंगे बाबा जी। बच्चे पूरी तरीके से मैं रोना नहीं कह रहा हूं, मैं रुंदन कह रहा हूं। मैं रोना नहीं कह रहा हूं, मैं क्रुंदन कह रहा हूं। बच्चा कहता है कि मेरे को फांसी पे टांग देना, मेरे को स्कूल में मत भेजो। कुछ ना कुछ तो बुनियादी तौर पर वहां हो रहा है ना, कि बच्चा इतना परेशान है। वो नन्हा बच्चा जिसको अगर 2 मिनट अगर ढंग से खिला भी दोगे स्कूल में, होना इसके उलट चाहिए। मैंने डेनमार्क के स्कूल देखे, मैंने नॉर्वे के स्कूल देखे, मैंने जापान के स्कूल देखे। बच्चा वहां भी रोता है, लेकिन वहां पर बच्चा घर वापस आते हुए रोता है कि मेरे को स्कूल से वापस घर नहीं जाना, मैं यही स्कूल में रहूंगा। हमारे यहाँ पर बच्चा कहता है मेरे हाथ तोड़ दे, मेरा पैर तोड़ दे, स्कूल में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा। अब वो प्रिंसिपल साहब जो थे, उनकी मौत का यकीनन तौर पर हमें बहुत दुख है, और किसी की भी मौत का हमें उतना ही दुख होता है जितना दुख हमें इन प्रिंसिपल साहब की मौत का दुख है। लेकिन प्रिंसिपल साहब थोड़े ना मरे हैं बाबा जी। प्रिंसिपल साहब की तो उम्र हो रखी थी, और प्रिंसिपल साहब तो अपना पूरे का पूरा परिवार जो है वो ठीक ठाक करके गए हैं। मर तो ये 4 बच्चे गए ना, जिनका जीवन बनने से पहले समाप्त हो गया। अब ये 4 बच्चों का जो एडमिशन था वो करतार पब्लिक स्कूल में ही था पहले दिन से ही। तो क्या स्कूल में हम क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल में? क्या हम अपने बच्चों को स्कूल में उस बेल्ट को लगा के, उस बेल्ट से तंग करने के लिए भेज रहे हैं, या हम 52 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में जूते पहना के उसको वहां पर एक गधों की तरह एक ऐसा गधा बनाने के लिए भेज रहे हैं जो गधा सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो करेगा? कौन सा ऐसा स्कूल है बाबा जी जिस स्कूल ने एक अलग से ही हमारे आईएएस पैदा कर दिए? अरे भाई, हर साल 1500 आईएएस बनता है इस देश में, हर साल बन रहा है। और वो एक आईएएस कोई मेरे को ऐसा गिनवा दो, यहाँ पर मैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलता हूँ, पिछले 100 साल से आईएएस बन रहे हैं, मेरे को एक आईएएस ऐसा बता दो जिस आईएएस ने, या एक सरकारी नौकर ऐसा बता दो जिस नौकर ने पूरे के पूरे समाज को बदलने के लिए या पूरे के पूरे कल्चर को चेंज करने के लिए एक नई दिशा दी हो। आप नौकर बनाने को ही कि मैं डिसिप्लिन है, मेरे बच्चे डिसिप्लिन का क्या मतलब है? मेरे बच्चों के बाल छोटे हैं तो आपका बच्चा डिसिप्लिन होगा? फिर पूरे के पूरे पंजाब को क्या कहोगे आप? कि वो तो सारे के सारे जितने भी सिख हैं वो सारे के सारे बड़े बाल करके घूम रहे हैं, उनको क्या कहोगे आप? अब जितने योगी संत महात्मा बड़े बाल करके घूम रहे हैं उनको क्या कहोगे? क्यों नहीं बच्चे को बाल बड़े रखने की? क्यों वहां पे लड़कियों को बाल बड़े रखने के लिए तो आप आजादी दे रहे हो, और जब कोई लड़का बाल बड़े रख लेता है तो आप खुद जानबूझ के उसके अंदर अनुशासनहीनता ढूंढते हो?
आप जाते हो और कहते हो ये अनुशासनहीनता है। ये अनुशासनहीनता कैसे हो सकती है? बड़े बाल रखना एक अपने आप का बौद्ध है, और बड़े बाल रखना मेहनत है। उस मेहनती बच्चे को तो आप अनुशासनहीन बता रहे हो, और जो बच्चा मात्र और मात्र किताबें रट के 95%, 96%, 99% नंबर ला रहा है, उसको आप अनुशासनात्मक बच्चा बता रहे हो। उस बच्चे का पूरे के पूरे समाज में क्या तो प्रलोभन है, और क्या उस बच्चे का एक कंट्रीब्यूशन है इनोवेशंस के अंदर। वो 90%, 95%, 99% बच्चा आगे जाकर बेरोजगारी को ही बढ़ाएगा। वो आगे जाएगा, कॉलेज में बेरोजगारी बढ़ाएगा, कॉलेज के बाद कोचिंग सेंटर्स में बेरोजगारी बढ़ाएगा, लेकिन वो बच्चा जो 65-70% पर रहा है, वो बच्चा अपने खुद के जीने का रास्ता निकाल लेगा। आज हरियाणा इसी वजह से तबाह हो रखा है कि आपने ना जलेबी को सीधा कहना शुरू कर दिया, और जो भी आदमी ये कहता है कि नहीं ये सीधा नहीं है, ये जलेबी है, उसको कहते हैं ये तो अनुशासनहीन है। हाँ जी बाबा। मेरी एक शंका है, मेरी एक शंका हाँ है जी, हाँ जी, भाई, हर स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। होता है ना? हाँ स्कूल ने ड्रेस कोड बना दिया कि आप बेल्ट लगाएंगे, आप शर्ट की शर्ट टक इन होनी चाहिए, आप लेदर के ब्लैक शूज पहनेंगे, या अगर हाउस ड्रेस है तो ये वाले इस कलर की हरी रंग की टी शर्ट पहनेंगे, नीले रंग का लोअर पहनेंगे, नीचे सफेद जूता पहनेंगे। ये डिसिप्लिन है। किसी भी सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, या किसी स्कूल में अच्छे चले जाइए, वहां बालों का एक कोड होता है। बालों का एक कोड होता है, प्रिंसिपल ने वो कोड लागू कर रखा है। उसने बोल दिया भैया इतने बड़े बाल होंगे, ये होंगे। बहुत सारी संस्थाओं में ड्रेस कोड है और वो ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। अब बोले जी मैं तो नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा भाई? प्रिंसिपल ने अगर अपने स्कूल का ड्रेस कोड और अपने स्कूल का डिसिप्लिन, अगर भाई 10 बजे पहली घंटी बजेगी, अगर 10:15 बज जाएगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? पर नहीं, डिसिप्लिन है। 10 बजे आपको अगर सुबह 8 बजे स्कूल में रिपोर्ट करना है, ऑफिस में रिपोर्ट करना है, 8:30 आ जाएगा तो क्या दुनिया रुक जाए? आपने देखा आज तक कि अगर कोई कर्मचारी 8:30 बजे आ गया तो अगले दिन सूरज नहीं निकला? फिर भी सर डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है। और एक आदमी अगर अपने अपने एक डिसिप्लिन को, जो उस संस्था का प्रोटोकॉल है, उसको लागू करा रहा है, तो कहां से गलत है? अच्छा एक मिनट, आपको नहीं रहना ना, आपको पसंद नहीं है, हटा लो स्कूल से बच्चा अपना, हट जाओ तुम। आप बताइए ना भाई। ऐसे तो 100 कारण हो सकते हैं जो कि बच्चे को पसंद नहीं आएंगे प्रिंसिपल के। बहुत सारे स्कूलों में वो क्या नाम, 18 साल से नीचे के बच्चों को अपनी गाड़ी से लाना अलाउ नहीं करते। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई बच्चा स्कूल। एक बार डीएसपी साहब का हमको आदेश आया कि आप बच्चों को मत आने दीजिए। हमने पूछा ये काम हम क्यों करें? तो आपका काम है, आप करो ना चालान सड़क पर खड़ा होकर, हम क्यों रोके? आप इनका ड्राइव डीएल चेक करो, आप रोको। तो सर एक मिनट, कई स्कूल बहुत सारे डिसिप्लिन लागू करते हैं। कई स्कूलों ने तो अपने टीचर्स का एक ड्रेस कोड बना रखा है। आप वकील है ना, अगर वो यहाँ ये वो सफेद सा एक पट्टा सा लटका लेते हैं और काला कोट पहन लेते हैं, घाघरा पहन के आप वकालत करो ना। जज ने मना कर दिया था। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का जज कहता है इसको कि ये ड्रेस कोड नहीं है, इस ड्रेस कोड में तू कैसे तारीख भुगतने आ गया? क्यों नहीं आ सकता? पर फिर भी है ना, सुप्रीम कोर्ट एक आईएएस अफसर को बोलता है ना कि तेरा ड्रेस कोड सही नहीं है, तू तारीख भुगतने आया है। क्यों तू खुदा लग रहा है? मैं तो घाघरा पहन के आऊंगा लिपस्टिक लगा के। पर नहीं, नन्हे पहलवान। बाबा जी, डिसिप्लिन से मुझे एक चीज याद आई। जब आपकी फ्लाइट या ट्रेन का डिपार्चर 8 बजे का होता है ना, तो ना फ्लाइट आपके लिए वेट करती है ना ट्रेन वेट करती है। टाइम से पहले पहुंचो और पहुंच के अपनी सीट पकड़ लो, नहीं तो छूट जाती है। आपने एकदम सही कहा, हर संस्था का एक ड्रेस कोड होता है। एक भाई, हर संस्था डिसिप्लिन से चलती है। आज इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी में जो मूलभूत जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पता है क्या? वो डिसिप्लिन की है।
आज इंडियन आर्मी वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल आर्मी है और पाकिस्तानी आर्मी वर्ल्ड की सबसे घटिया आर्मी है। उसका जो मूल प्रॉब्लम है ना दोनों आर्मीज में, इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन और पाकिस्तानी आर्मी और उनके ऑफिसर्स का इनडिसिप्लिन और करप्ट होना। अगर सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी में आप करप्शन हटा दीजिए और उनमें डिसिप्लिन लागू कर दीजिए तो वो भी एकदम एक आम आर्मी की तरह वो एकदम बढ़िया एकदम वो अपना रन करेंगे अपने सिस्टम को। तो कहीं ना कहीं देव भाई की बात से तो मैं भी एकदम सहमत नहीं हूं कि भैया बहुत दिक्कत है ना आपको, तो भैया कोई और स्कूल देख लो, मत पढ़ाओ ना, होम स्कूल कर लो, होम स्कूल कर लीजिए। मेरी संस्था में आपको मेरे हिसाब से रहना होगा। आपको मुझसे दिक्कत है, मेरी संस्था से दिक्कत है, तो प्लीज आप कोई और अपने लिए नई संस्था देख लीजिए, कोई और देख लीजिए। करतार पब्लिक स्कूल का मालिक जो कर रहा था वो उन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कर रहा था। एक्चुअली बाबा जी पता है प्रॉब्लम क्या है, जब आप किसी संस्था में जाते हैं ना तो सबसे पहली चीज पता है आपको क्या फॉलो करनी होती है, उनके रूल उनके रेगुलेशन। अगर स्कूल में प्रेयर का टाइम 7:45 बजे है तो आपको 7:45 से पहले पहुंच के प्रेयर अटेंड करनी होगी, नहीं तो फिर खड़े रहो गेट के बाहर और गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड से चिरौरी करो, टीचर्स से चिरौरी करो, उनको हाथ जोड़ के मैम गलती होगी, सर गलती होगी, मुझे स्कूल में घुसा। तो कहीं ना कहीं मैं तो एकदम स्पष्ट मैं कहता हूं लाख गलती उन प्रिंसिपल साहब की है, लेकिन अभी जो प्राइमा फेसी जो समझ आ रहा है वो यही है कि वो उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन कर रहे थे कि बेटा बाल कटा लो, छोटे बाल करा लो। और क्या गलत कर रहे थे, ये लंबे बाल रखने ठीक है स्कूल के बाद, भैया कॉलेज में जाना और लंबे बाल रखना कौन रोक रहा है? देव भाई आपकी वीडियो लेकिन भाई मुझे लगता है मैंने आपकी दोनों की बातें सुनी अभी बाबा जी, और आप दोनों सम्मानीय हैं, आपका अपना मत है, आपके मत का पूर्णतः समर्थन है। और जो आपने बाबा जी ने स्कूल चलाए हैं और बाबा जी का बहुत बड़ा एक अनुभव है। एक डिसिप्लिन की जहां तक बात होती है तो बाबा जी मैं ना एक बच्चों का स्कूल चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहां पर पहली कक्षा में आपको मिट्टी का एक लोंदा दे दिया जाता है और उस लोंदे को कहा जाता है कि मटका बनाओ। अगर बच्चा 10वीं क्लास में जाके बहुत अच्छे नंबर ले आता है, 10वीं क्लास में जाकर बहुत अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, 10वीं क्लास में जाके बहुत अच्छी इनोवेशंस करने लग जाता है, तो स्कूल खड़ा होके कहता है ये मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मेरे अध्यापक ये सब कुछ पढ़ाते थे, मेरा डिसिप्लिन था, यहाँ पर मेरा करिकुलर एक्टिविटीज थी, मेरा ये सारे का सारा सिलेबस था। अच्छा सारे का सारा स्कूल का है। तो पहली कक्षा से लेके अब तक ये बच्चे जहां पर पढ़े, क्या उन्हीं अध्यापकों को और उन्हीं स्कूलों को इनकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि जब खिलाड़ी बनाने के लिए तुम सब जिम्मेदार हो तो तुम सारे के सारे आदमी इसको हत्यारा बनाने के लिए क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो? एक 9वीं क्लास का बच्चा, क्या ही उसके मस्तिष्क पर कोई भी आदमी उस बच्चे की तरफ बैठ के नहीं सोच रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, मैंने कोर्ट में जाकर भी वकीलों से बातचीत करी, हर बच्चा एक ही पहलू के ऊपर सुना देख रहा है कि नहीं बच्चा ही गलत आ रहा है, वो मात्र 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं क्लास का बच्चा है, उसको पता ही नहीं है। दूसरी बात, जो भी इंसान स्कूल चलाता है 3 आधारभूत किताबें उस आदमी को सबसे पहले पढ़ लेनी चाहिए ताकि उन सबको ये समझ में आए कि स्कूल कैसे चलाया जाता है और आपके हाथ में क्या जिम्मेदारी दी जा रही है। पहली बुक है द बुक ऑफ चिल्ड्रन, एक बुक का नाम है द बुक ऑफ चिल्ड्रन, रिटन बाय ओशो की किताब है ये, ओशो की किताब है द बुक ऑफ द चिल्ड्रन। दूसरी किताब है द प्रॉम्प्ट, खलील जिब्रान की, उसमें जिब्रान बताता है कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं और बच्चे कैसे पाले जाते हैं और बच्चे कैसे पढ़ाए जाते हैं। और तीसरी किताब है सिगमंड फ्रेड की, जिसमें फ्रेड बताता है साइकोलॉजी ऑफ ए चाइल्ड। लेकिन हमारा कोई भी, जितने भी मैंने आज तक, मैं खुद स्कूल में पढ़ा हूं बाबा जी, मेरा स्कूल डीएवी स्कूल होता था, जींद का सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक स्कूल होता था। मेरे स्कूल में डिसिप्लिन के नाम पर मैं जब पढ़ने जा रहा हूं बाबा जी, मैं कब पढ़ पाऊंगा? जब मैं बहुत ज्यादा आराम से रह पाऊंगा, जब मैं सहूलियत से जाऊंगा। आप स्नोवर स्कूल में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में है स्नोर स्कूल, तो उत्तराखंड में, तो जो स्नोर स्कूल के बच्चे लोअर और टी शर्ट पहन के जाते हैं, वो ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं बनिस्बत के। हाँ, एक अगर आपको फौजी समाज बनाना है जिसमें आपको इनोवेशंस चाहिए ही नहीं, मात्र और मात्र आपको फौज का नौकर बना देना है, आपको सरकारी नौकर बना देना है, वहां पर जो सरकार कहेगी आपको करना पड़ेगा। क्यों जापान के बच्चों के पास ये सारी दिक्कतें नहीं आती?
क्योंकि जापान के बच्चों के पास अनुशासन के नाम पर उनको एक लकीर खींच के नहीं दी गई, वहां पे इनोवेटिव कल्चर को प्रमोट किया गया। उन सब ने ये सारी चीजें पढ़ी बाबा जी। बहुत आसान हो जाता है एक बच्चे के ऊपर ये कह देना कि वो तो बच्चे का ही कसूर था। अरे बच्चे का कसूर कैसे हो सकता है मेरे भाई? कोई भी निर्णय एक दिन में नहीं लिया जाता। उस बच्चे के ऊपर सालों साल तक क्या ही टॉर्चर हुए होंगे कि अंत में जाके उस नन्हे बच्चे के माइंड में ये आ गया कि इससे अच्छा तो मैं इसको मार दूं। यार इतना तंग कर रखा है। मैं अपनी खुद की बीती हुई बता देता हूँ बाबा जी। मेरे संस्कृत के अध्यापक थे, मैं तो डीएवी स्कूल में था, बहुत अच्छा रेपुटेटेड जींद का स्कूल, हमारी संस्थाएं चलती हैं। मेरे प्रिंसिपल थे, मैं नाम नहीं लूंगा प्रिंसिपल साहब का, मेरे बड़े प्रिय थे। वो संस्कृत के अध्यापक भी मेरे बड़े प्रिय थे, लेकिन मेरे को शब्द रूप याद नहीं होते थे। वो बात आप मानने कोई तैयार नहीं थे। मेरे दोनों के दोनों मेरा प्रिंसिपल और मेरा टीचर सुबह शाम अरे मेरे को वो निकालता था, इसको शब्द रूप नहीं आते। हाँ तो नहीं आते मेरे को शब्द रूप। मेरे जितनी हिस्ट्री किसी को पता है तो क्लास में खड़ा कर, मेरे जितना अगर किसी को सामाजिक विज्ञान पता है तो खड़ा कर, मेरे जितनी किसी को बायोलॉजी पता है तो खड़ा कर। अरे मेरे को जो चीज नहीं आती वो क्यों सिखाना चाहते हो मेरे को? मेरा जरूरी थोड़े ना मैं शास्त्री ही बनूंगा। नहीं आता मेरे को शब्द रूप यार। लेकिन उसके मुकाबले में जब तुम निकाल के बेइज्जत करना शुरू करते हो, किसी के भी पेरेंट्स आ जाते थे, मेरे को बुलाया जाता था वहां पे बाहर और मेरे से कहा जाता था कि इसके साथ अपने बच्चे को मत बैठने देना। मैं कुष्ठ रोगी था, मेरे साथ मत बैठने देना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे सवाल करता था और मेरे सवालों से घबरा कर तुमने मेरे को कुष्ठ रोगी घोषित कर रखा था। लेकिन फिर भी वो मेरी एक साइकी थी कि मैं उस चीज से इतना तंग नहीं हुआ। मेरे माइंड में भी कई बार आते थे बाबा जी कि मैं तो इनके है ना चक्कू मारी दूं यार। स्टेज पे 3000 बच्चों के सामने पीटते थे वो, और मैं तो एक बड़ा ही खुश मिजाज बच्चा था। मैं तो उस पिटाई को भी बड़ा पॉजिटिव तरीके से लेता था। लेकिन क्या हर बच्चा ले सकता है बाबा जी? अब बात आ जाती है कि वो उसका डिसिप्लिन है बाल बढ़ाना, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं है। स्कूल के अगर कोई कर्तव्य है तो वो है एक जिम्मेदार नागरिक पैदा करना। और अगर कोई स्कूल जिम्मेदार नागरिक ही पैदा नहीं कर सकता है तो उस स्कूल को अभी के अभी तत्काल बंद कर देना चाहिए। अगर कोई प्रिंसिपल अपने बच्चों को इतना तक नहीं समझा पाता, 12 साल से वो बच्चा उनके पास है, वो 6 घंटे तो डायरेक्ट उनके पास रहता है और 2 घंटे इनडायरेक्ट उसके पास रहता है। बाद में शाम को भी 1-2 घंटे वहां पे खेलने चला जाता है। तो जब तक वो बच्चा जाग रहा है, इस जागृत दुनिया में जब तक वो बच्चा है, वो 8 से 10 घंटे अपने स्कूल के अंदर है। वो मिट्टी का जो घड़ा है वो उनके अंदर है, और वो मिट्टी का घड़ा जब कुरूप बन गया तो अपनी जिम्मेदारी से भागा जा रहा है। और जिम्मेदारियों से भी कैसे भागा जा रहा है कि कोई इस चीज के मूल कारणों में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि ये घटना आगे ना हो। इस वजह से हम क्या करें, इस वजह से हम स्कूलों के अंदर क्या बुनियादी बदलाव करें, इस वजह से हमारे क्या इनोवेशन है हमारे यहाँ पर इनोवेशन के नाम पे। मैं आईआईटी की एक घटना बताना चाहूंगा बाबा जी आपको। मैं आईआईटी खड़गपुर में था और आईआईटी खड़गपुर में एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के साथ वहां फुटपाथ पे बैठ के दारू पी रहा था। मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा आप इनको क्या सिखा रहे हो यार? आप प्रोफेसर हो इन लोगों के आईआईटी के, ये बच्चे और बच्ची यहाँ पे बैठ के आपके साथ दारू पी रहे हैं। उसने कहा मैं इनको जीवन सिखा रहा हूँ। देख अब इनके साथ ये चीजें बातें करने का, जिम्मेदार बनने का इनका वक्त आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल में दारू पिलाओ, लेकिन जब स्कूल के अंदर ये बातें चल रही होती है तो 12वीं तक उसको जो सिखाया जा सकता है वो सिखाने की जिम्मेदारी स्कूल की है, ताकि बाहर निकलकर एक जिम्मेदार नागरिक हमें मिल सके। सरकारी नौकर बना देना ही आज के दिन स्कूलों ने अपना ध्येय बना लिया है। आर्मी के अंदर छोटे बाल चाहिए तो सब छोटे बाल कर लो। कितने बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं? क्या हमारे यहाँ पर हम नहीं चाहते कि दोबारा से प्रभु श्री राम जैसा कोई नेता पैदा हो? क्या हम यहाँ पर नहीं चाहते कि दोबारा चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री पैदा हो? इन्होंने तो चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री की गर्भनाल में ही मौत कर दी है। इन्होंने तो क्या हम नहीं चाहते कि केन हिंजर जैसा म्यूजिशियन हमारे यहाँ पे हो? इन्होंने तो उसको पहले ही दिन मार दिया। क्या हम नहीं चाहते कि ऑस्कर विनर आर्टिस्ट हमारे यहाँ पे पैदा हो? एक ऑस्कर विनर आर्टिस्ट पूरे स्टेट की इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा अपना इन्वॉल्वमेंट दे देता है कि पूरे स्टेट की इंडस्ट्री को धो देता है। एक आरआरआर मूवी की वजह से, मात्र एक आरआरआर मूवी की वजह से, राजा मौली की वजह से एक स्टेट को 2 से 2,500 करोड़ का फायदा हो गया। क्यों हम अपने बच्चों की जिंदगी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही कर देना चाहते हैं? क्यों कोई स्कूल केन हिंजर नहीं निकाल पा रहा है? क्यों कोई स्कूल बॉब मार्ले नहीं निकाल पा रहा है? क्यों हमारे यहाँ से नए विचारक नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि मैं आपको हमने डिसिप्लिन इसका की जवाब मैं एक देता हूं।
हाँ, मैं बिल्कुल बाबा जी मैं आपसे जवाब पूछूंगा। हमने डिसिप्लिन उसका की एक लकीर को ही डिसिप्लिन मान लिया है। अभी मैं आपको मात्र 3 दिन पहले की एक बात बताता हूँ बाबा जी। 3 दिन पहले स्पेस वेब सैटेलाइट ने एक नई रीडिंग दी है, जिस रीडिंग के अकॉर्डिंग पूरे का पूरा हमारा जो फिजिक्स है वो फिजिक्स चेंज हो जाएगा। और अगर हमारा फिजिक्स चेंज हुआ तो हमारी केमिस्ट्री चेंज हो गई, हमारी केमिस्ट्री चेंज होगी तो हमारे मूलभूत बायोलॉजी चेंज होगी। क्या हमारा कोई स्कूल, हम जब सीबीएसई चेंज करेगा तब हम पढ़ाएंगे? अरे तुम आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हो बच्चों को, उस आउटडेटेड सिलेबस में तुमने मात्र बच्चे को तंग करना ही मान लिया कि तंग करने पर ही मेरी पढ़ाई होगी। हाँ जी बाबा जी, सह सम्मान में आपका जवाब चाहूंगा। मैं एक बात बताऊं आपको, देखिए एक इशू आपका एकदम सही है कि हमारे टीचर्स और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स में ट्रेनिंग की बहुत 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 सख्त कमी है। हमारा जो बीएड है वो टोटली आउटडेटेड है। हमारी जो टीचर्स ट्रेनिंग है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग पूरी तरह आउटडेटेड है। मैंने वाकई टीचर्स को, बच्चों को बहुत बुरी तरह मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हरास करते हुए देखा है। और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की कमी के कारण होता है। अभी जब आप जो बातें कर रहे थे ना, तो मुझे अपने जीवन का भी एक किस्सा याद आता है। जब 8वीं क्लास में था ना, तो मेरे भी एक स्कूल में एक प्रिंसिपल ने इतना ज्यादा हरेस कर दिया था मुझे, वो मेरे पीछे पड़ गया था। तो मुझे अभी बैठे बैठे याद आया कि हाँ यार, एक बार मैंने भी मन बना लिया था इस साले की मार के टांग तोड़ दी शायद प्रिंसिपल साहब की। रियली, लिटरली। तो मुझे अभी ध्यान आया कि यार, मैंने कहा यार, मैं भी तो वही काम करने की सोचने लग गया था जो इन लड़कों ने किया। तो निश्चित रूप से हमारी जो टीचिंग स्टाफ है वो ना तो चाइल्ड साइकोलॉजी समझते हैं, और ट्रेनिंग की बहुत सख्त कमी है। हम आज भी 100 साल पुराने एक घिसे पिटे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इसमें मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं। नंबर 1। नंबर 2, भाई पाश्चात्य जगत में तो स्कूलों का न तो कोई बहुत सख्त टाइमिंग होता है, न कोई बहुत सख्त ड्रेस कोड होता है, क्या बल्कि होता ही नहीं ड्रेस कोड, चाहे जो मर्जी स्कूल में पहन के आओ। वहां तो वहां की क्लासरूम्स में क्या क्या होता है, अगर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, समय बदल रहा है, उसके साथ बच्चों का ट्रीटमेंट भी बदलना चाहिए। हमें ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। कई बार टीचर्स, कोचेस वाकई बच्चों को परेशान करते हैं। नन्हे पहलवान के भी अपने निजी अनुभव रहे होंगे। ये ट्रेनिंग से ही सुधारा जा सकता है। नन्हे पहलवान, आपका टेक। बाबा जी देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट लाइन समझाना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि उन लड़कों को प्रिंसिपल साहब ने बहुत हरेस कर दिया, लेकिन मर्डर कोई रास्ता नहीं है। सिचुएशन चाहे जितनी मर्जी वर्ष हो, किसी की हत्या सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप यहाँ कोई धर्म युद्ध नहीं लड़ रहे थे, यहाँ कौरव पांडव या श्री राम और रावण का युद्ध नहीं चल रहा था, धर्म युद्ध नहीं था। अरे बहुत दिक्कत थी प्रिंसिपल साहब से, तो अपने पेरेंट्स से बात कर। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि प्रिंसिपल साहब बहुत दुष्ट आदमी थे और उन बच्चों का जीना हराम करके रख रखा था। उन बच्चों ने अपने घर पे बात की कभी? पेरेंट्स ने क्या किया? और देव भाई, आपने तो एक बात कही ना कि प्रिंसिपल साहब तो चले गए, उनका परिवार तो बस गया, उन 4 बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया। मैं तो कहता हूं इसमें सीधे सीधे उन चारों बच्चों के माँ बाप का 100% फेलियर है जी। उन चारों बच्चों के माँ बाप से जब बात की गई, एक बार नहीं अनेकों बार की गई, और ये है ना एक सेट फिलोसफी बन चुकी है भारत की, खास करके ग्रामीण अंचल की, कि माँ बाप कहते हैं जी मारे छोरे का हाथ पैर तोड़ के न गेड़ दियो, हम उलाना नहीं देना आवांगे, इसने बस सुधार दो। हाँ, ये तो बिल्कुल ओपन टू फिलोसफी है। मेरे पिताजी मेरे स्कूल में जाके, मैं तो बहुत ही जॉलिस आदमी था, मेरा प्रिंसिपल सुधरा कैसे, जब मैं अपने गांव में से एक दादा को पटापटू के लेके गया और मेरे दादा ने जितना वो मेरे को हैरेस करता था उससे ज्यादा उसको हैरेस कर दिया, तो प्रिंसिपल सुधर गया। लेकिन मेरे को एक बार पीटने के लिए बहुत बड़े एक नेता की स्कूल में फौज आ गई थी,
क्योंकि उसकी गुड़िया भी मेरे साथ पढ़ती थी, तो हमारा झगड़ा हो गया था। तो वो प्रिंसिपल अपनी गाड़ी लेके भाग गया था। ये जिम्मेदारी। और बाबा जी की बात से मैं बहुत बहुत हद मतलब बहुत सहमत हूं कि हमें कोई इस तरह की सिचुएशन हैंडलिंग की कोई प्रैक्टिस ही नहीं करवाई जाती। हमारे सिलेबस में जो टीचर सिलेबस है, प्रोफेसर सिलेबस है, उनमें ये चीजें ही नहीं है कि बच्चे को हैंडल आउट किस तरह से करना है। एक टीचर आता है क्लास में, आने के बाद इतनी बोरियत भरे। अब मेरे अपने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं बाबा जी, वो गुड़िया मात्र और मात्र पहली क्लास एलकेजी में है, यूकेजी में या एलकेजी में है। अब अगर वो यूकेजी और एलकेजी में होते हुए कोई शरारत कर देती है, और नन्हे भाई का आपका भी जो एक सवाल था वो भी इसी से जुड़ा था, मैं उसका जवाब भी दूंगा। अगर वो शरारत कर देती है, उसके मुंह पर एक दिन यहाँ पर 5 उंगलियों के निशान और यहाँ पर 5 उंगलियों के निशान। क्या कर दिया यार उसने ऐसा? उस थप्पड़ का बच्चे की साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है, उसके बारे में कभी कोई गणनाएं, कोई रिसर्च पढ़ी इन लोगों ने? देव भाई, मैं ना आपके इस तर्क से एकदम सहमत नहीं हूं। हमने अपने बच्चों को इतना सॉफ्ट बना दिया है कि 2 थप्पड़ से उसकी साइकोलॉजी पे असर पड़ जा रहा है। हमारे एक कोच साहब थे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, पुलिस क्या पीटती थी उससे ज्यादा पीटते थे। फिर वो अखाड़ा टूट गया, सब अपने अपने रास्ते चले गए। आज मैं आपको एक बात बताऊं, उस अखाड़े से निकले मेरे बैच के 90% लोग कहते हैं कि अगर काश वो अखाड़ा न टूटा होता तो हम आज जितने अच्छे पहलवान हैं इससे कई गुना अच्छे होते। एक्चुअली मैं बताऊं, हमने दुनिया के नन्हे भाई, दुनिया के सबसे ज्यादा मेडल अगर कोई देश जीतता है तो वो अमेरिका जीतता है, और अमेरिका में किसी बच्चे को छड़ी भी नहीं लगाई जाती। मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि उसका जवाब देना बहुत जरूरी है भाई। अमेरिका के बाद रशिया बहुत 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 मेडल जीतता है। और रेसलिंग में आपको वीडियो डाल दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, दर्शक देखेंगे। इंडिया में जैसे हंटर से पिटाई होती है ना, रशिया में पहलवान ऐसे पिटते हैं। और आज वर्ल्ड के टॉप के रशिया बहुत अच्छी स्पोर्टिंग कंट्री है। मैं नहीं हो सकता कि इंडिया में क्योंकि पिटाई हो रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि बच्चों को स्कूल में ही इतना मजबूत बना देना चाहिए, ये 2-4 डंडे 2-4 लठों को तो वो बेचारे संज्ञान में भी डाले। मैं आपकी बात से सहमत, लेकिन मैं बाबा जी छोटा सा टेक देना चाहूंगा। छोटा सा एक टेक है इसके अंदर, सिर्फ मेरा एक टेक है, सिर्फ एक टेक है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे, एंगल्स नहीं, तोत्की थे, कौन थे, रशियन ही फिलोसोफर थे। उन्होंने रेसलिंग के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है, और उनकी रिसर्च है ये, उसके ऊपर बाद में बहुत सारी रिसर्च हुई और बड़ी 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 यूनिवर्सिटीज में हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि रेसलिंग इज अ बारबेरिक गेम। ठीक है, in this era of humanity, we really don't need such kind of games. ये बात मैं भी मानता हूं कि ये एक एरा, जिस एरा में हमें मल्टीपल कैलकुलेशंस के ऊपर जाना चाहिए, और हमें बच्चा तैयार करना चाहिए कि वो जो अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने थ्रेड चेंज कर दिया है, वो उसकी कैलकुलेशंस करे। उस दौर पर हमें पहलवान नहीं चाहिए। मैं अपनी बात 1 मिनट, क्योंकि अगर मैंने ये बात अधूरी रखी तो लोग इसको बहुत गलत समझेंगे बाबा जी। ये इस वजह से है क्योंकि अब हाँ, वो जो उन्होंने बयान दिया होगा वो ये इस वाली ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग के लिए नहीं बोला होगा, वो WWE के लिए बोला होगा। उसको भी लोग रेसलिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं। उन्होंने हर तरह की ही कुश्ती को मानवता के लिए। ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग तो बहुत ही सिविलाइज्ड और बहुत ही आर्टिस्टिक गेम है। इसमें तो किसी दूसरे खिलाड़ी का बाल भी ऐसे टेढ़ा नहीं होता। ये तो बहुत ही सिविलाइज्ड गेम है तो एक वायलेंस, आपस में लड़ी तो रहे हैं। ना उसमें वायलेंस नहीं होती ना भाई। पति पत्नी के रिश्ते से ज्यादा वायलेंट रिश्ता तो नहीं है रेसलिंग, ये मैं जानता हूँ। इसमें मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं है बोलने में। अच्छा नहीं, पर मेरा एक टेक और है, मैं 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। जिन दिनों मैं छात्रों को कूटता था ना, वो मेरी गलती थी, मैं आज स्वीकार करता हूं। पीटने की जरूरत नहीं थी। मेरे लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जब बनारस के एक बहुत बड़े और बनारस के सबसे बड़े और सबसे महंगे स्कूल के मैनेजमेंट ने मुझे और मेरी पत्नी को एक असाइनमेंट पे बुलाया, क्योंकि उनके यहाँ 12वीं क्लास के लड़कों ने एक्सट्रीम उत्पात मचा रखा था। एकदम लंका लगा रखी थी मैनेजमेंट की, लंका। तो उन्होंने बोला यार जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है इसके बस का नहीं है, कोई और ले आओ।
तो बाई चांस किसी ने उनको हमारा बता दिया, मैं और मेरी पत्नी चले गए वहां। तो जब मैनेजमेंट ने पहले दिन आप बुला के बोला कि यहाँ हमारे यहाँ पूरा राक्षसी दल है, लंका है हमारी, और इस लंका ने रोज फूंकते हैं राक्षस, और आपको इन राक्षसों का दमन करना है, दमन। और आपको इसलिए बुलाया गया कि आप पहलवान हो, और आपको हम 4-6 और बाउंसर भी देंगे। मुझे लगा दिया और 6 बाउंसर दे दिए, और मुझे उन सभी लड़कों को दिखा दिया गया कि ये जो है ना, ये देखिए 10-12 खड़े, दूर से दिखाया। ये नन्हे पहलवान भी था उस हॉस्टल में, नन्हे को याद होगा वो सारा प्रकरण, हालांकि ये तब छोटा था, 6ठी-7वीं में था। तो सर मुझे वो 12-14 लौंडे दिखा दिए गए, बोले इनको पीट के ठीक करने, ये पीट के। मैंने कहा जी अच्छा जी। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए, तो वो मैनेजमेंट मुझे रोज पूछती थी अगले दिन सुबह आके कि आज रात में कितने बालक पीटे। तो मैंने बोला जी अभी जरूरत नहीं पड़ी, अभी जरूरत नहीं पड़ी। हर रोज वो पूछता, आज भाई कितने पीटे? बोला जी, मैंने कहा जी आज भी नहीं कोई पीटा, जरूरत नहीं। बोला क्यों नहीं पीटता? मैंने कहा जी जरूरत ही नहीं पड़ती, जबरदस्ती पीट तू। बोला क्यों, अब वो लंका नहीं लगाते? मैंने बोला कुछ ना करते। उन्होंने पता लगाया कि अब ट्यूबलाइट नहीं फूटती। बोला ना जी, अब एक भी पंखा नहीं टूटता, ना जी, एक भी वो पटाखे नहीं फोड़ते दिवाली वाले, ना जी, शीशे नहीं तोड़ते, आग नहीं लगाई, फर्नीचर नहीं तोड़ा। बोला जी ना, 15 दिन से कुछ नहीं हुआ। तो 1-1.5 महीने बाद उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्या जादू किया भाई? पहले तो ये रोज लंका दहन होता था, यहाँ अब एक भी नहीं होता, चक्कर क्या है? मैं कहा जी आपने जो 12 लड़के दिखाए थे मुझे, मैंने कहा वो तो बहुत ही शरीफ, बहुत ही प्यारे एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं। आप कहते थे कि ये राक्षसी दल है। मैनेजमेंट के भी समझ ना आए, तो मैंने उन लड़कों को ही बुला लिया, इधर आओ रे, ओ इधर आओ। मैंने क्या चक्कर है यो? बोला जी गुरुजी, जो पिछला मैनेजमेंट था ना हॉस्टल का, बोला जब हम बदमाशी करते थे ना, तो वो बहुत ऐसे बाल नोचता था, गालियां देता था और नाटक करता था, और ऐसे बोला हमने बहुत एंटरटेनमेंट होता था। तो बोला सही हम बात तो है बाबा जी, सिर्फ बिल्कुल। सिर्फ मजे लेने के लिए कुछ कर देते थे, फिर वो चीखते चिल्लाते थे और नाटक करते थे, और जो होता है, और हमें हम जी से लेते थे। बोले जी आप तो रिएक्ट ही नहीं करते, बल्कि आपने हमारे साथ कर ली है दोस्ती, आपके अंदर तो हमें अपना बाप दिखाई देता। लिटरली मैं वहां 3 महीने रहा था, जब मैं निकल के आया हूं ना, नन्हे पहलवान गवाह है इस बात का, वो लड़के मेरे गले लग के रोए थे कि सर प्लीज मत जाओ। यही सही तरीका है बाबा जी। तो मैं जब ये क्लेम करता हूं कि मेरे को, मैं 60 साल का हो गया सर, मुझे अपने जीवन में आज तक कभी कोई इनडिसिप्लिन और उद्दंड लड़का ही नहीं मिला। और मैंने कहा बिल्कुल जो इनडिसिप्लिन और उद्दंड होता है ना, वो वो कुछ और होता है, वो असल में इनडिसिप्लिन उद्दंड नहीं होता। हाँ। नन्हे पहलवान कुछ कह रहे हैं? बाबा जी इस वीडियो को अब मैं समाप्त करूंगा। वीडियो 45 मिनट की हो चुकी है, इस पे हम कई सारी और वीडियोस बनाएंगे। मैं आपको एक बार बताऊं, जाते जाते सिर्फ एक लाइन की बात कहूंगा। देव भाई, मुझे लगता है कि सबसे पहले पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों के साथ जो उनका जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसको खत्म करने की जरूरत है। मैं लाख मानता हूँ बच्चे नादान थे, उनका बहुत टॉर्चर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के पास कोई ऐसा फिगर नहीं था, कोई फ्रेंडली फिगर, कोई फादर फिगर, कोई और ऐसा गाइड जो उनको समझाता कि अबे कुछ नहीं होता, अगर तुझे तंग कर रहा है तो चल तेरा एडमिशन कहीं और करा देते हैं, या कोई और रास्ता निकाल लेते हैं, या उन प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब से कोई बातचीत कर लेता। तो मुझे लगता है कि बाबा जी अब हमें अपने बच्चों से ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना, इसको फिल करने की जरूरत आ चुकी है। तो किसी जमाने में ना उत्तर प्रदेश के बाप लोगों के बारे में एक बात बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित थी, और आज भी मैंने देखा है कि अपने 50 साल के लड़के को वो 70 साल का जो बुढ़ा बाप जो खटिया पे पड़ा होता है देव भाई ना, वो अपने 50 साल के बेटे को भी निकम्मा मानता है एकदम, कहते तने कुछ ना आता। हाँ। एक हमारे ताऊ जी है, उनकी उम्र हो गई है 75 साल, वो रोज हमें एक बात कहते हैं, रोज
जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना तब ना घर चढ़ के मारेंगे, वो तो मेरी वजह से डट रहे हैं। और हम दिन भर एक ही बात सोचते हैं कि साला पूरे गांव की हमसे फटती है, इनको पता नहीं है किस ख्वाबों, मतलब उनका अलग ही सिस्टम चल रहा है कि मेरी वजह से हमें लगता है कि आप मरे, हमें ना दौड़ा दौड़ा पीटेंगे जिनकी आप बात करते हो, हम लोग आपकी वजह से चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो एक्चुअली देखिए वो नजरिया है सोचने की और थिंकिंग है, तो कहीं ना कहीं उस गैप को खत्म करने की जरूरत है। देव भाई आपने समय दिया, अब मैं किसी की टिप्पणी नहीं लूंगा, नहीं वीडियो और लंबी हो जाएगी। इस विषय में हम कल फिर एक वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय